है भुगतान संतुलन खाता है क्या, ये उसका जो रिकॉर्ड इसमें जिस खाते में दर्ज किया जाएगा इन सभी रिकॉर्ड को वो कहलाए भुगतान संतुलन। इसमें क्या किन किन चीजों का लेन देन होता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं का, सेवाओं का एवं वित्तीय पूंजी का। क्या क्या इनका, आयात निर्यात, कितना वस्तुओं का आयात हो रहा है, और साथ साथ वित्तीय हस्तांतरण। इन सभी चीजों का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई कठिन बात नहीं है। तो एक अकाउंट है जिसमें क्या हो रहा है, मान लेते ठीक है शेष विश्लेषण, जिसमें एक अकाउंट है जिसमें यहाँ से कितनी वस्तुएं खरीदी गई, कितनी वस्तुओं को भेजा मैंने, कितना आयात निर्यात किया, कितने सर्विसेज को हमने बाहर भेजा, कितने सर्विसेज हमने रिसीव किया, या कोई जो कैपिटल पूंजी है, कैपिटल है जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसका हम लोगों ने कितना लिया, हम लोग जैसे हम लोग IMF से पैसा उधार ले रहे हैं तो वित्तीय पूंजी हम लोग ले रहे हैं, या हमने किसी देश को दिया मदद के तौर पर, तो ये सभी का जो लेखा जोखा जिस खाते में रखा जाएगा उस खाते को हम लोग कहते हैं भुगतान संतुलन खाता। ठीक है, तो इस खाते का हम लोग अब डिटेल देखते हैं। इतना क्लियर है सबको ना सर? जी सर। कोई कठिनाई इसमें, कोई कठिनाई तो पूछ लीजिए अभी बस, क्योंकि जैसे पर बढ़ते चले ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा ना? नहीं ऐसा अभी इसका कोई हमने फाइनेंशियल ईयर का कोई जिक्र नहीं, बस एक अकाउंट है जिसमें इसका लेन देन होगा। अब कब होगा फाइनेंशियल ईयर जिक्र, बस अगर पूछा जाएगा तो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है क्या, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन, सभी प्रकार यानी जितना भी चीजों का आदान प्रदान होगा उसका मौद्रिक, तो उसका जो रिकॉर्ड रखेंगे जिस खाते में वो लाएगा। इसमें अभी कोई फाइनेंशियल कुछ नहीं है कि 1 साल का है 2 साल का, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक, तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक, तो इसमें से उसका एक पार्ट होता है, पहला पार्ट का नाम है चालू खाता। ये जो खाता है उसका पहला पार्ट है, एक हिस्सा है, एक हिस्से का नाम है करेंट अकाउंट। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग जल्दी करेंगे, अदरवाइज हम लोग प्लीज उसकी बात भी कर दीजिए, तब लोग पूरे ही पढ़ाएंगे, नहीं तो ठीक है। इसके कुछ हिस्से होते हैं। सर इसमें टाइम दे दीजिए। क्या टाइम दे दें? नहीं, एक्सप्लेन करके पढ़ाइए। हाँ एक्सप्लेन करके तो बता रहे हैं हम तो। हाँ कुछ एकदम जस्ट बस अभी तो भुगतान संतुलन अकाउंट के नाम बता, उसके अब उसमें कितने पार्ट्स होते हैं उस खाता का, उस बारे में भी बात कर रहे हैं। तो ये जो इसके अंतर्गत जो एक पहला पार्ट हुआ करता था भुगतान संतुलन खाता में, पहला को बोलते हैं चालू खाता, करेंट अकाउंट। इसमें चालू खाता का फिर एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं व्यापार खाता, ट्रेड अकाउंट। अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखते चले जा रहे हैं। एक होता है इसमें अदृश्य खाता, इसको हम लोग कहते हैं इनविजिबल अकाउंट। एक तीसरा होता है वस्तु एवं सेवा खाता। ठीक, यानी गुड्स एंड सर्विसेज सर्विस अकाउंट। और इसका चौथा हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं चालू खाता। बताते रहे, आने दीजिए नाम।
पहले हिस्से का नाम है। ठीक, पहले हिस्से में तो व्यापार खाते में किन किन चीजों का जिक्र किया जाता है? तो व्यापार खाते में 3 चीजों का जिक्र होता है। इसमें लिखा जाता है निर्यात को, यानी कि एक्सपोर्ट, और इसको दर्शाया जाता है कैपिटल एक्स से, सिंबली। आयात का इसमें लिखा जोखा होता है, यानी कि इंपोर्ट, इसको एम से। और तीसरा इसमें व्यापार शेष, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हो गया x माइनस एम। ठीक, अदृश्य खाता में इनविजिबल बैलेंस, इसमें इनविजिबल बैलेंस का जिक्र होता है। तो क्या क्या इनविजिबल बैलेंस आपके पास हो सकते हैं? इसका पहला पार्ट हो सकता है फैक्टर सर्विस, इसके अंतर्गत पहला आ जाएगा आपका प्राइवेट ट्रांसफर, और दूसरा आ जाएगा इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम। और इसका पार्ट बी हो जाएगा, यानी कि दृश्य खाते का ही पार्ट बी हो जाएगा नॉन फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक, वही वस्तु और सेवा खाता को हम लोग कहते हैं के अंतर्गत आ जाएगा ये जो 3 नंबर था, यानी व्यापार शेष प्लस 4th का बी सेकंड, बी, हाँ सॉरी, बी सेकंड नहीं, 4th का बी, वस्तु एवं सेवा खाता में। और ये जो आपका चालू खाता के अंतर्गत आ जाएगा थ्री प्लस 4 का ए प्लस 4 का बी। इतना दिख रहा है सबको? जी सर। हाँ, ठीक है। तो यानी ये जो चालू खाता वाला है, इसमें व्यापार खाता जिसमें हम लोग निर्यात का जिक्र रहता है, आयात का जिक्र रहता है, और व्यापार का जो शेष बच जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना बच जाता है उसका। अदृश्य खाते में आपके इनविजिबल बैलेंस जो हो सकते हैं कौन कौन, जैसे फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसमें आपका प्राइवेट ट्रांसफर और रेमिटेंस हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट इनकम। सेकंड है इसमें नॉन फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड। फैक्टर सर्विस को हम लोग कारक सेवा व्यापार शेष कहते हैं, और नॉन फैक्टर को गैर कारक सेवा। और वस्तु एवं सेवा वाला में आपका आ जाएगा 3, यानी व्यापार शेष प्लस नॉन फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड। और चालू खाते के अंतर्गत आ जाएगा ये आपका व्यापार शेष बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस 4 का ए, यानी कि फैक्टर सर्विस प्लस नॉन फैक्टर सर्विस। ये सारी चीजों का जिक्र। सर, ये फैक्टर सर्विस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कारक सेवा व्यापार शेष। फैक्टर सर्विस, फैक्टर मतलब कोई कौन सा कारक, यानी सर्विसेज वाले ये सब। देखिए, आप कोई चीज का निर्यात कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है ना, आयात कर रहे हो भी दिख रहा है। अदृश्य खाते के अंतर्गत सिर्फ आप सेवा दे रहे हैं, सेवा विजिबल चीज नहीं ना है। आपको सेवा के एवज में भले पैसा मिल जाएगा। सर्विसेज अगर हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या विजिबल है? किसी को गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं,
वो विजिबल है। तो ये नाम इसीलिए लिखा गया क्योंकि सर्विस विजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए इसका नाम इनविजिबल अकाउंट में इसका जिक्र किया जाता है। यानी वो तो कोई व्यक्ति ही जाके सर्विस देगा ना, सर्विस अपने आप में वो तो ये है नहीं, दिखाई तो नहीं देगा। जी क्लियर। हाँ वही मैं कहना चाह, सर्विस आप कर पाएंगे, आपको देखते हो सर्विस करते हो देखेंगे, लेकिन वो है क्या चीज वो तो आप नहीं ना बता पाइएगा, तो इसीलिए उसको इनविजिबल है, तो उसको इनविजिबल अकाउंट में। और वस्तु और सेवा खाता में जो 3 का जो वस्तु व्यापार खाते में अंतर्गत जो 3 के अंतर्गत व्यापार शेष जो बच जाता था, और इनविजिबल का आपका ये जो आपका सेकंड पार्ट बी पार्ट नॉन फैक्टर सर्विस, गैर कारक या गैर कारक सेवा व्यापार, इसका जिक्र किया था। और चालू खाते में आपको ये जो पूरा चालू खाता है इसमें इन सभी चीजों का जिक्र होता है। तो ये आपका तात्कालिक खाता का पहला हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा है, इसका दूसरे हिस्से को बोला जाता है पूंजी खाता, यानी कि कैपिटल अकाउंट। इसके भी कुछ हिस्से हैं। तो पहले का नाम है ऋण पूंजी, यानी कि आपने पूंजी कैसे जमा की है, कर्जा लेकर, यानी लोन कैपिटल। कई बार पूंजी की आवश्यकता होती है, हम लोग लोन लेते हैं। दूसरा इसका है गैर ऋण पूंजी, यानी कि नॉन लोन कैपिटल, गैर ऋण पूंजी। और तीसरे में आता है पूंजी खाता, यानी इसमें क्या क्या आ जाएगा दोनों का। तो पूंजी खाते में अंतर्गत आ जाएगा, हम नंबर्स वही देते चले जा रहे हैं, वहां 6 में 7 नंबर, क्योंकि ये एक ही का हिस्सा है। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा या इमेज खींच के भेज दूंगा। इसके अंतर्गत 7 नंबर में लिख देंगे बाह्य सहायता। बाह्य सहायता को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। आठवें नंबर पर आ जाएगा बाह्य कारोबारी उधार। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, ECB। और 9वें नंबर पर आ जाएगा अनिवासी जमा राशि, यानी कि नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। तो ये 3 चीज आएंगे ऋण पूंजी में। बाह्य सहायता, यानी आपको अगर पूंजी के लिए बाहर से कोई दूसरे देशों से सहायता मिल रही है, या बाह्य कारोबारी उधार, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये अक्सर एक बैंक दूसरे बैंक से लेते हैं, बाहरी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने पढ़ा होगा ना, एक दिन के लिए भी कर्ज मिल जाता है। गैर ऋण पूंजी के अंतर्गत आपका आ जाएगा इन सभी विदेशी निवेश, जो हम लोग बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये 2 तरीके से भारत में आ सकता है। पहले को बोलते हैं FDI के रूप में, FDI आप लोगों ने सुना होगा, और दूसरे को बोलते हैं FPI। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और FPI मतलब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसको PII भी कहीं बोला जाता है।
ठीक, पोर्टफोलियो निवेश आय, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक। और 11 नंबर पर आ जाएगा, जैसे एफडीआई एक समय भारत में खूब चला, विदेशी निवेश जब आ रहा था भारत में, तो अब अदर रिसिप्ट्स, अन्य प्राप्तियां, कई सारी अन्य प्राप्तियां हो सकती हैं। और पूंजी खाते के अंतर्गत इसको 12 नंबर पर रख देते हैं हम लोग, यानी इसमें पूंजी शेष जो आएगा, जो रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा, यानी कि 7 + 8 + 9 + 10 + 11, इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये जो सम हो जाएगा तो आपका कैपिटल। इतना कोई दिक्कत पूंजी खाते से संबंधित? बताइए जल्दी बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से इन सब चीजों को देख लीजिएगा। इसका अब तकनीकी चीजों पर आएंगे, क्योंकि ये तो एक खाते का विवरण है। एक खाते में क्या क्या चीज, जैसे हम लोग बजट में विभिन्न टर्मिनोलॉजी से पढ़ते थे ना कि ये होता है, फिर इसके बाद ना हम लोग आगे बढ़ते थे कि इसमें अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा होगा, ये बढ़ जाएगा तो ये घाटा हो जाएगा, तो ये बजट घाटा कहलाता। ये सारे उस खाते में किन किन चीजों का विवरण रहता है किसी भी अकाउंट में, किन वो सभी इसका परिचय था। अब इसमें कौन बढ़ेगा कौन घटेगा हम लोग देखेंगे आगे करके। इतना एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, मैं फिर शुरू से देख दे रहा हूँ, बस आपको एक बार देख लेना है। ये चालू खाता था, जिसमें आपका व्यापार खाता है, अदृश्य खाता है, एक एक को भी हम डिफाइन कर देंगे सारे टर्मिनोलॉजी को। ये वाला हो गया, आगे बढ़े। जी सर। तो पूंजी खाते और एक तीसरा हिस्सा मान सकते हैं, इसको भी चलिए थोड़ा सा यहाँ नीचे बता जिक्र कर देते हैं। तो तीसरा हिस्सा चलिए नेक्स्ट पेज में जिक्र कर देते हैं। उसको बोलते हैं विदेशी विनिमय कोष खाता, यानी कि FXR अकाउंट। कोई इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय कोष होता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। किस देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना अच्छा है, उसकी अर्थव्यवस्था या उसका वो कितना अच्छा है, वो देश कितने अच्छे से चल पा रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। अगर भारत के RBI के पास फॉरेक्स रिजर्व अगर अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, तभी तो यहाँ फॉरेक्स रिजर्व भरा पड़ा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट, यानी इस खाते में किसका जिक्र होता है? जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के तहत फॉरेक्स रिजर्व हुए हैं, RBI खाते में रखे हैं, उनका जिक्र होता है कि इतना विदेशी पैसा मेरे पास है। उम्मीद करते हैं इससे तो आप लोग परिचित होंगे, फॉरेक्स रिजर्व से। तो सर चलिए अब एक करके हम लोग जितने भी हम लोग ये थे, इनका हम लोग जिक्र करते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा था एक टर्म एक्स। एक्स क्या बताता था? एक्सपोर्ट। अगर एक्स इज ग्रेटर देन एम, व्हाट डज इट मीन? एक तो पहला, यानी एक्सपोर्ट इज, ठीक, यानी आपका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और ये 3 टर्म हो सकता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है। कोई बताना चाहेंगे?
किसी देश का निर्यात ज्यादा है और आयात कम कर रहा है, तो यानी कि वो क्या क्या बोलेंगे उसको, लाभ में है, घाटा में है, ठीक है, नहीं है? अगर एक्सपोर्ट बड़ा होगा इंपोर्ट से तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। और अगर एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट से तो वो डेफिशिएट में बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर दोनों इक्वल है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस है। ठीक, तो यानी कि ट्रेड सरप्लस दिखा रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, घाटा है। घर से हम लोग को ज्यादा चुकाना पड़ेगा, यानी हम किसी वस्तुओं सेवाओं के लिए हम बहुत ज्यादा अपना पर हम ये नहीं कर पा रहे, हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा चीजों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो किसी भी चीजों को जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपको उसके एवज में पैसे लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। और अगर ये है तो इसको बोला जाता है, अगर x इक्वल टू m है तो ट्रेड बैलेंस। ठीक ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सबको। चलिए, तीन चीजें जब से बहुत इजी था सारे चीजों को, यानी अगर निर्यात ज्यादा है तो ट्रेड सरप्लस है, निर्यात कम है तो ट्रेड डेफिसिट है, और निर्यात और आयात यदि बराबर हैं तो उसको बोलेंगे ट्रेड बैलेंस में है। ये ठीक भी है, नहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सबसे अच्छा आपको ये वाला, किसी भी देश का अगर निर्यात ज्यादा, वो ज्यादा जरूरत की वस्तुओं का आयात कर पा रहा है तब ये अच्छा माना जाता है। अगर आपको अपनी जरूरत की चीजों का आयात करना पड़ रहा है तो इसीलिए भारत में आप अक्सर देखिएगा हर चीज को क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है, यानी भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है अर्थव्यवस्था में। ठीक, तो हम लोग का सबसे पहला ये था हमारा का चालू खाते का सबसे पहला हिस्सा था हम लोग का व्यापार खाता। परिभाषा हम बोलते चले जा रहे हैं, इसको नहीं लिख पाना संभव नहीं, बस आपको बता दूं। तो ये कहता है किसी देश से, कोई कंट्री से शेष विश्व में दृश्य वस्तुओं के निर्यात तथा शेष विश्व से उस देश के दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात में जो उत्पन्न होने अंतर संबंधी तथ्य जिस खाते में लिखे जाते हैं उसे व्यापार कहते हैं। तो यानी इसमें जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं, दृश्य वस्तुएं, इनका आयात और निर्यात का बात कर रही है। उदाहरण के लिए भारत से मान लेते हैं, टमाटर जाता है, आयात निर्यात कर रहा है, और कुछ जिसको का आयात कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं आयात करता है भारत, दाल का आयात करता है। तो इनका जो रिकॉर्ड है कहाँ रखा जाएगा, व्यापार खाते में रखा जाएगा। आसान है समझना। इनको देखिएगा आप, लिखा होगा कहीं ना कहीं मर्चेंडाइज कहा जाता है। सुना होगा आपने नाम। तो यानी दृश्य या मूर्त वस्तुओं को, जो वस्तुएं दृश्य हैं उसको मर्चेंडाइज कहते हैं। ठीक, तो व्यापार खाते में किसका जिक्र होता है, जो दृश्य वस्तुएं हैं, दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात का जो तथ्य या रिकॉर्ड जिस खाते में रखा जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, उसको हम लोग व्यापार खाता कहते हैं। ठीक है, एक है इसके बाद हम लोग का था इसका हिस्सा अदृश्य खाता, सेकंड पार्ट। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है परिभाषा इसका, एक देश से शेष विश्व में, यानी मान भारत से शेष विश्व से विभिन्न प्रकार के सेवाओं का निर्यात, यानी सर्विस का एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक, और उस देश में विभिन्न प्रकार के सर्विस का इंपोर्ट है, सर्विस का इंपोर्ट भी हो रहा है। कई सारे हम सर्विसेज हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे कैसे टेक्नोलॉजी एक ऐसी सर्विस है, तकनीक जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कई बार भारत में उपलब्ध नहीं होता है। तो ठीक, तो उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उस खाते को हम लोग कहते हैं अदृश्य खाता, इनविजिबल अकाउंट। क्लियर है इतना? इसको दो भागों में जो बांटते हैं, पहला भाग है, पहला जिसको हम लोग बोला था कारक सेवा व्यापार, यानी फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसमें जो पहले वाले में, जो फैक्टर सर्विस वाले में थे, फैक्टर्स जो थे, तो इसमें क्या क्या रखा जाता है, इसमें श्रम यानी लेबर, पूंजी कैपिटल और उद्यम, इन सभी चीजों, इन सभी सेवाओं का जो निर्यात
इन सभी सेवाओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जिक्र इसमें किया जाएगा। इसके अंतर्गत पुनः दो भाग था, निजी अंतरण यानी प्राइवेट ट्रांसफर। तो श्रम से के निर्यात से जो प्राप्त होने वाली जो राशि है, मान लिया कोई अपना श्रम बेच रहा है, ठीक, श्रम बेच के उसने कुछ आय प्राप्त हुआ, तो उसका जो निजी अंतरण, उसको हम लोग कहते हैं निजी अंतरण। ठीक। दूसरा था इसमें निवेश आय, पूंजी और उद्यम सेवाओं के निर्यात। अगर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये हो रहा है, इसका अगर हम सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं, तो इससे मिलने वाले आय को हम लोग कहते हैं निवेश आय। ठीक है। इसमें दूसरा हिस्सा था गैर कारक सेवा व्यापार शेष, यानी नॉन फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसके अंतर्गत इसमें कहा जाता है सेवा उत्पादन करने वाली संस्थाओं द्वारा उत्पादित। तो जो अब ये जो मान लिया श्रम, पूंजी, उद्यम, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइज, ठीक, कोई संस्था इसको ही कर रही है, तो उसको कहते हैं गैर कारक सेवा व्यापार शेष। ठीक है। उदाहरण के तौर पर इसका एग्जांपल अगर हम लोग समझना चाहें, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कोई कंपनी होगी, ठीक। फिर इसके बाद जैसे हम कह सकते हैं चिकित्सा को रख सकते हैं, इसमें चिकित्सा आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा इसके उदाहरण में। फिर इसके अंतर्गत में आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, जैसे आपका बीपीओ वगैरह हो गए, केपीओ, एलपीओ, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। यानी गैर कारक सेवा व्यापार से जहां कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए एक्टिव है। तो ये सॉफ्टवेयर, चिकित्सा, ये सब तो हम लोग देख लिए। ठीक है। क्लियर है इतना? बोलिए जल्दी। समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? आप इसको बोलिएगा तब तो आगे बढ़े। क्लियर सर। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। सारे टर्मिनोलॉजी को समझना है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस इनको समझ लेंगे तो फिर अब जो एग्जैक्ट जब आएंगे वो है क्या तब ना समझेंगे। अब हम लोग आते हैं, अब बाकी वस्तु एवं सेवा खाता में तो जो उसका एडिशन था वो तो आप उसमें कर लीजिएगा। ठीक। चालू खाता में क्या था, 3 + 4 का ए और 4 का बी, करंट बैलेंस। अब हम लोग देखते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता में पहला था हमारा ऋण पूंजी, लोन कैपिटल। तो पूंजी खाता पहले किसको कहते हैं जरा देख लेते हैं। तो शेष विश्व से, यानी भारत में, अगर भारत की बात करें तो भारत में जितना भी वित्तीय पूंजी का आयात है, ठीक, यानी कि चलिए पेज हम पलट देते हैं। तो पूंजी खाता हम लोग देख लेते हैं क्या है। पूंजी खाता बात करता है शेष विश्व से भारत में वित्तीय पूंजी का आयात और भारत से शेष विश्व में वित्तीय पूंजी का निर्यात का लेखा जोखा। तो यानी कि वित्तीय पूंजी, भारत कितना आयात कर रहा है और निर्यात कर रहा है शेष विश्व को, शेष विश्व से कितना आयात और भारत शेष विश्व को कितना निर्यात कर रहा है, इसका जो तो हम लोग अगर कहेंगे पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। ठीक। तो जैसे इसमें था पहले ऋण पूंजी में, तो ऋण पूंजी में जैसे एक था मेरा बाह्य सहायता। बाह्य सहायता के अंतर्गत इसमें क्या कहा जाता है, बाह्य सहायता का उदाहरण लेंगे तो हम लोग, तो बाजार में प्रचलित ब्याज दर की तुलना में कम ब्याज दर और भुगतान की तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के लिए, यानी कि बाजार में जो ब्याज का दर है इससे कम ब्याज दर पर हमको क्या मिले,
पैसा मिले, और इसको जो हम चुकाएंगे उसके लिए टाइम हमको देगा लंबा समय, लंबी अवधि के लिए। लिए गए विदेशी पूंजी को बाह्य सहायता कहते हैं। ठीक। दूसरा था इसमें बाह्य कारोबारी उधार। तो किसी भी इकोनॉमी में उसके बाजार परिवेश में, बाजार शर्तों के आधार पर, यहाँ पर बाजार शर्तों के आधार पर नहीं था, और जबकि बाह्य कारोबारी उधार में क्या हो जाएगा, बाजार शर्तों के आधार पर विदेशों से जो ऋण लिया जाएगा उसको बोलेंगे बाह्य कारोबारी उधार। ठीक, बाह्य कारोबारी उधार, यानी कि बाजार में जो ब्याज दर चल रहा है उसी आधार पर, उसी रेट पर हम आपको देंगे कर्जा। ठीक, तो बाह्य कारोबारी उधार इसमें आ गया। तीसरा था इसका अनिवासी जमा खाता, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। तो नॉन रेसिडेंट यानी कि अनिवासी व्यक्ति जो भारतीय बैंकों में पैसा जमा करते हैं उसे अनिवासी जमा कहते हैं, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। तो इसके लिए 3 टाइप का खाता चलता है नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट के लिए। पहले खाता को बोला जाता है FCNR बी खाता, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ठीक, दूसरे को बोला जाता है NRER अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, और तीसरे को बोला जाता है NRO अकाउंट, यानी नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। FCNR में आपका किन किन मुद्राओं को स्वीकार किया जाता है, अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और येन। NRER में कोई भी अनिवासी भारतीय विदेशी मुद्रा रख सकता है एवं रुपया निकाल सकता है, यानी अनिवासी भारतीय कोई है विदेशी मुद्रा को रख दिया और उसके एवज में वो क्या हो गया, इंडियन करेंसी रुपया निकाल लिया। यह बचत खाते जैसा होता है इसका। और तीसरा है NRO अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी विदेशी मुद्रा को जमा किया जाता है और कोई भी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। जैसे इसमें क्या होता है, विदेशी मुद्रा जमा कीजिए और इंडियन करेंसी को ले लीजिए। इसमें क्या होता है, कोई भी विदेशी जमा कीजिए और कोई भी मुद्रा प्राप्त कर लीजिए। ये 3 प्रकार के अनिवासी जमा खाते में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चौथा है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नेक्स्ट स्टेप में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपका एक हो गया FDI और दूसरा हो गया FII, फॉरेन पोर्टफोलियो FPI। ठीक, तो फॉरेन यानी यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए और इस कारण वो क्या हो जाएगा, वह कंपनी के निवेशक मंडल में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करने के लिए अधिकृत हो जाए, तो उसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। क्या कह रहा है, मैं फिर से बता दूं, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, अब वो क्या कर रहा है, 10% से अधिक शेयर अगर उसको उस कंपनी का प्राप्त हो जाए और वो कंपनी के निदेशक मंडल में
निदेशक मंडल को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? निदेशक मंडल को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? निदेशक हो गया आपका जो लोग, आई थिंक सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगर क्या हो जाएगा, वहां पर उसको प्रत्यक्ष भागीदारी, वहां पर वो उसमें बैठ सके, तो उस निवेश को हम लोग बोलेंगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ये भी कई प्रकार के ग्रीनफील्ड एफडीआई है, ब्राउनफील्ड एफडीआई, हम लोग वो सब बाद में देख लेंगे, ठीक। हम बस अभी परिचय कर। और एक है आपका विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी पोर्ट, हाँ इसके कुछ लाभ है, नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं इसके। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में क्या होगा, यदि कोई निवेशक क्या करेगा, कंपनी के शेयर 10% से कम खरीदे, लेस देन 10% हो, तो उसको बोलेंगे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। अगर कोई यही निवेश कोई संस्था खरीदेगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन खरीद रही है, तो इसको बोलेंगे विदेशी संस्थागत निवेश, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और विदेश का कोई नागरिक खरीद लेगा तो उसको बोलेंगे क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। और अन्य प्राप्तियों में कई सारी प्राप्तियां हो सकती हैं, एरर्स एंड ओमिशंस, या फिर अवैध रूप से जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उससे कोई मुद्रा या वस्तु या मुद्रा का मूल्य जो जमा किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है, उन सभी चीजों को अदर रिसिप्ट्स में रखेंगे। और सबसे लास्ट था हमारा इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी फॉरेक्स रिजर्व, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व में आपको क्या, इसमें डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, ये सब इत्यादि इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी थे टर्मिनोलॉजी से आप लोग परिचय हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए टर्मिनोलॉजी में। अगर आपको पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप लोग, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका हिंदी में खोज के आपको नोट्स भेज दूं। इतना क्लियर है सब लोग? आगे बढ़े, हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, इसलिए बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, बहुत स्पीड नहीं कर रहे आज। आलोक सर बढ़े? जी ठीक है। संतुलन का जो खाता हमारे पास था उनके बारे में देखते हैं। अब एक है, चलिए हम लोग देखते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। यानी कि भुगतान संतुलन खाते का गुणात्मक विश्लेषण। तो इस क्या कहते हैं, इस ये जो गुणात्मक विश्लेषण है क्या, तो एक्सचेंज रेट को एक परिभाषित करा, बताइए क्या होता है? वर्तमान में $1 का कितने रुपए के बराबर है, बताइए? $1 बराबर कितना भारतीय, कितना रुपया? सर्च कीजिए, जल्दी बताइए। 83 रुपीज। 83 रुपीज के आसपास। तो क्या ये हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, ये है आपका हमेशा
चेंज होता है, परिवर्तनशील है। तो क्या होता है कि ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है, इसके परिवर्तनशील होने के कारण क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है इसे बैलेंस पेमेंट अकाउंट पर। और इसी का जो विश्लेषण होता है, इसी का जो हम लोग विश्लेषण करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणात्मक विश्लेषण या क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो एक्सचेंज रेट के परिवर्तनशील होने के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कई सारे मदों में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और इसके विश्लेषण को, इसके एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये क्या किन किन बातों का जिक्र करता है, फिर हम लोग इसमें देख लेते हैं आगे। तो ये जो मेरा एक्सचेंज रेट है, इसको हम लोग कहते हैं विनिमय दर हिंदी में। इसका कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में देख लेंगे, इसके टाइप्स देख लेंगे, रिजीम देख लेंगे इसका, यानी संस्था की व्यवस्था कैसी है, इसमें हम लोग चेंज देख लेंगे और इम्पैक्ट्स देख लेंगे। तो पहला देखते हैं विनिमय दर। विनिमय दर है क्या? तो ये कहता है किसी मुद्रा की, कोई भी करेंसी हो, किसी करेंसी की इंटरनेशनल परचेसिंग पावर को उस मुद्रा की या उस करेंसी की विनिमय दर कहते हैं। तो जैसे अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल लिए थे हम लोग, 1 रुपया बराबर कितना हो गया, $1/83, ये था ना। तो ये हो गया इंडिया के 1 रुपये का एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया? तो कोई भी करेंसी हो, या भारत के संदर्भ में भारत वाले, तो अंतरराष्ट्रीय परचेसिंग पावर उसके कितना है, अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति कितनी है उसकी, तो वो उसको उस करेंसी का एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये बात समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे देखते हैं इसके प्रकार कितने हो सकते हैं, टाइप्स। तो ये डेफिनेशन हो गया इसका। नेक्स्ट होते हैं इसका टाइप्स, देख लेते हैं हम लोग। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं NER, एक को बोलते हैं NEER, और इसको बोलते हैं REER। NER को बोला जाता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसका है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और ये है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक, नॉमिनल एक्सचेंज रेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं नाम मात्र विनिमय दर, और ये हो गया नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर, और ये वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। तो नाम मात्र विनिमय दर पर समझ लेते हैं ये है क्या चीज। तो यहाँ कह रहा है चालू कीमतों पर देसी मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले, यानी कि अगर हम भारत के कंटेक्स्ट बात करें तो जो चालू कीमत जितना है, तो उसकी देसी मुद्रा की इकाई कीमत, मेरी 1 रुपया है, यही ना यूनिट है, 1 रुपया इकाई कीमत है। इसके बदले
प्राप्य किसी एक देश की विदेशी मुद्रा की मात्रा। तो 1 रुपये में आपको, ठीक, किसी देश का कितना मुद्रा प्राप्त होगा, उसको कहते हैं नाममात्र विनिमय दर। ठीक, अगर हम 1 रुपये खरीदने जाए और डॉलर को, 1 डॉलर को, तो उसका 1/83 हिस्सा मिलेगा। डॉलर अगर 83 रुपया अगर है, 83 रुपया में अगर हम मैंने 1 डॉलर की कीमत अगर 83 रुपया है, तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया में हमको उसका कितना वैल्यू मिलेगा, 1/83 मिलेगा। ठीक, और दूसरा है नाममात्र प्रभावी विनिमय दर। इसमें कहता है चालू कीमतों पर देशी मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले प्राप्त विदेशी मुद्राओं की औसत मात्रा। ये एवरेज का बात बता दिया, यानी 1 रुपये में औसतन कितना मिलेगा, इसको बोला जाता है नाममात्र प्रभावी विनिमय दर। और ये रियल इफेक्टिव कहता है स्थिर कीमतों पर। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों चालू कीमतों पर, ये दोनों, ये एवरेज का बात करता था और ये एवरेज का बात नहीं करता था। किसी एक देश का, ये पर्टिकुलर किसी एक देश का, जैसे मान लेते हैं डॉलर जहाँ चल रहा, उसके लिए 1 रुपया आपको 1 डॉलर का 1/83 हिस्सा 1/183 पार्ट आपको मिलेगा। इसमें एवरेज कितना मिलेगा, ठीक, विदेशी मुद्राओं की औसत मात्रा को नाममात्र को। और इसमें स्थिर कीमतों पर, कीमत इसमें स्थिर है, देशी मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले, यानी इसके भी यूनिट क्वांटिटी के बदले विदेशी मुद्रा की औसत मात्रा को वास्तविक प्रभावी विनिमय दर कहते हैं। यानी डिफिनेशन यही वाला, लेकिन इसमें स्थिर कीमतों पर, इसको कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और ये दोनों हमेशा चालू कीमतों पर ये दर तय होता है और ये स्थिर कीमत पर तय होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा नीर और रीर का जो यूज है, NEER और REER का यूज, हमारा जो RBI है, RBI इसका इस्तेमाल करता है इन दोनों दरों का। किस लिए करता है, आंतरिक नीतिगत विश्लेषण के लिए। इसको अंग्रेजी में कहना चाहें तो इंटरनल पॉलिसी एनालिसिस के लिए RBI NEER और REER का यूज करता है। और इसके अलावा अन्य सभी भी जहां पर भी है वहां पर NEER का ही यूज होता है। ठीक है, तो इसके प्रकार समझ में आ गया। किन्हीं को प्रकार की परिभाषा संबंधित समस्या है तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिजीम यानी व्यवस्था, कैसी कैसी व्यवस्था है। ये जो एक्सचेंज रेट की व्यवस्था कैसी है, तो ये पहला प्रकार है इसका, एक को बोला जाता है स्थिर विनिमय दर व्यवस्था। इसका अंग्रेजी में नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। फिक्स्ड, दूसरे को कहते हैं फ्लोटिंग यानी प्लवित, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। और थर्ड का नाम है प्रबंधित रेट रिजीम। ये 3 प्रकार की व्यवस्था होती है विनिमय दर की, एक्सचेंज रेट की। पहले वाले में क्या हो जाता है,
यदि किसी देश का कानून विनिमय दर निर्धारण एवं समायोजन की समस्त शक्तियां, जो पावर है इसका एक्सचेंज रेट को निर्धारित करने का और उसको समायोजित करने का, एक प्रशासनिक निकाय को आवंटित कर दे, यानी एक ही जगह पर सेंटर होकर सेंट्रली मॉनिटर्ड करे और बाजार की मांग एवं आपूर्ति को, तो और मार्केट का डिमांड और सप्लाई को कोई स्वतंत्रता ना दे, तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। ये कहाँ है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम? आपको देखने को मिलेगा जितने भी आपके ये है, कैसी कंट्री है उसको, चीन कैसा देश है? चीन कम्युनिस्ट पार्टी है, एक बहुत अच्छा शब्द है, कम्युनिस्ट पार्टी है। हाँ कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां आपको ऐसा चीन में मिलेगा, क्यूबा में मिलेगा, ठीक, उत्तर कोरिया, ठीक। तो इन सभी कंट्रियों में आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम मिलेगा, यानी कि ये जो जितने भी एक्सचेंज रेट का जो निर्धारण होगा वो कौन होगा? एक ही सेंट्रल यूनिट के पास होगा, वही सारा कुछ वही निर्धारित करेगा और बाजार का जो डिमांड है और सप्लाई है उसको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता, फ्रीडम नहीं देगा। अगर इस प्रकार की व्यवस्था कहीं देखने को मिलेगी तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं स्थिर विनिमय दर व्यवस्था, ठीक। सेकंड हम लोग का था फ्लोटिंग वाला। फ्लोटिंग से ही समझ में आ रहा है कि यानी ये चेंज हो सकता है। तो यानी यदि किसी देश का कानून विनिमय दर निर्धारण एवं समायोजन के लिए बाजार की मांग एवं आपूर्ति शक्तियों को पूर्णतः स्वतंत्र रखे और प्रशासनिक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं हो, ये एकदम नहीं, कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हो, तो ये इस व्यवस्था को कहते हैं। यानी कि बाजार जैसा मूव कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, वैसे बहने दो, बाजार के में बहुत ज्यादा हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये ज्यादातर देखा जाता है वेस्ट के कंट्रीज में, ठीक। पश्चिमी देशों में ये चीजें ज्यादा देखी जाती है। और तीसरा है प्रबंधित, यानी मैनेज आपको, यदि किसी देश का कानून विनिमय दर निर्धारण एवं समायोजन के लिए बाजार एवं की मांग एवं आपूर्ति शक्तियों को सामान्यतः स्वतंत्र रखे, मैंने नॉर्मली इन जनरल फ्री छोड़ देगा, लेकिन साथ ही अगर उसके दिशा में कोई कुछ उसको जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए प्रशासनिक निकाय को शक्तियां भी दे देगा, यानी कि दोनों रहेगा, प्रशासनिक हस्तक्षेप भी थोड़ा बहुत रहेगा और बाजार की मांग और आपूर्ति को भी प्रभावित नहीं करेगा, तो उसको भी स्वतंत्र रखेगा और जरूरत पड़ने पर उसको मैनेज भी करे। तो ऐसी व्यवस्था को प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था कहते हैं। और इसका सबसे भारत उसका उदाहरण है, भारत प्रबंधित विनिमय दर का उदाहरण है। और ये कब से है? 2000 से भारत में ये लागू है, प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था। इसके लिए जो एक्ट लागू किया था 1999 में, इसको याद रखिएगा, फेमा, लोगों ने नाम सुना होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। इससे पहले एक था फेरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, FERA 1973, ठीक। तो ये कुछ था। तो ये टाइप्स हो गए आपके इसके। अब मेरा चौथा था इसमें चेंज इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में क्या क्या चेंज आ सकता है, ठीक। यानी मेरा एक्सचेंज रेट में बदलाव, इसको दो तरीके से देख सकते हैं हम लोग। एक देख सकते हैं राइज इन एक्सचेंज रेट और दूसरा फॉल इन एक्सचेंज रेट, ठीक। इसके अंतर्गत दो चीजें की जाती है। इसके अंदर की जाती है पहला एप्रिसिएशन, और दूसरा है रीवैल्यूएशन, ठीक। फॉल इन एक्सचेंज रेट के अंतर्गत एक टर्म यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन, और डिवैल्यूएशन, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं मूल्य वृद्धि, इसको बोलते हैं अधिमूल्यन,
इसको कहते हैं मूल्य ह्रास, इसको कहते हैं अवमूल्यन। तो ये जो मेरा विनिमय दर था, अगर विनिमय दर में वृद्धि की जाए तो दो तरीके से की सकती है, एक मूल्य वृद्धि करके और एक अधिमूल्यन करके। और विनिमय दर में अगर गिरावट आ रहा है, फॉल आ रहा है, तो वो मूल्य ह्रास करके या फिर अवमूल्यन करके। सबके अपने अपने लाभ और घाटा है, हम लोग देख लेंगे एक एक करके। तो मूल्य वृद्धि पहले इसको समझ लेते हैं क्या। तो यानी कि ये कह रहा है विनिमय दर में यानी एक्सचेंज रेट में बाजार प्रेरित वृद्धि, मार्केट ओरिएंटेड इंक्रीमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि जो धीमी गति से एवं नियमित रूप से होती है तो उसको बोलते हैं मूल्य वृद्धि। ठीक। अधिमूल्यन में इसमें क्या जाता है, प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में की गई वृद्धि जो कभी कभी बड़ी मात्रा में की जाती है उसको अधिमूल्यन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोगों को याद होगा अधिमूल्यन क्या होता है, 2005 में चाइना ने क्या किया था, अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन किया था। ठीक है। और भारत ने कभी नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, भारत ने कभी भी रीवैल्यूएशन अपनी मुद्रा का नहीं किया गया है। ठीक है। अगर इसको उदाहरण से समझें, मूल्य वृद्धि को उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण समझ लीजिए। यानी कि अगर आज आपको 1 रुपये में मान लेते हैं कोई 45 क्वांटिटी का 45 कोई वस्तु वाले मिलता था, तो वही एक समय के बाद आपको 40 मिलने लगेगा। तो संख्या क्या 5 घट गई। तो ये क्या होगा, धीमी गति से अचानक होता है। जैसे आज हम लोग कोई चीज वस्तुओं खरीदते थे, 10 रुपये उसका दाम था, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद उस वस्तु की कीमत 12 रुपये हो गया, 13 रुपये हो गया। क्या होगा, ये मूल्य वृद्धि हुई, एप्रिसिएशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या होता है, विनिमय दर में बाजार प्रेरित गिरावट जो धीमी गति से एवं नियमित रूप से होती है उसको मूल्य वृद्धि कहते हैं। तो इसका एग्जांपल समझ लीजिए। यानी कि वस्तुओं की कीमत में गिरावट, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। ठीक। और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अवमूल्यन, रीवैल्यूएशन। अक्सर ये किया जाता है, भारत ने भी किया है अवमूल्यन अपनी मुद्रा का कई बार। ठीक है। तो प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में क्या करते हैं, कटौती की जाती है। और कभी कभी क्या होता है, बड़ी मात्रा में ये कटौती की जाती है, इसको कहते हैं अवमूल्यन। आजादी के बाद भारत ने अब तक कितने बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, कोई बताएंगे? आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैव डन devaluation of 3 times 4 times ना, 4 times। अगर मैं सही हूं तो 4 times मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। एक तो आपका जनवरी 1949 में किया था, सेकंड आपका किया था जून 1966 में, थर्ड आपका किया था जुलाई 1991 में, और फिर इसके बाद फिर जुलाई में फिर किया था 1991 में ही उसने मुद्रा का अपना अवमूल्यन किया था। ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मुद्रा का अवमूल्यन से, इसका इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में, या ये है क्या चीज और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या करती है इसमें सरकारें अपने मुद्रा का अवमूल्यन करने से। ठीक है। ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं अवमूल्यन। ये तो भारत ने कभी नहीं किया, तो इसलिए इस पर तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, ये मूल्य वृद्धि तो अक्सर हम लोग देखते आ रहे हैं। आज से 10 साल पहले किसी वस्तुओं की कीमत शायद कुछ कम था, आज हमको उसका कीमत ज्यादा। और ये भी तो डिप्रिसिएशन तो कभी कभी कम ज्यादा होते रहता है, किसी वस्तुओं की कीमत में गिरावट होती रहती है और वृद्धि तो अक्सर होती रहती है, ये होती चली जा रही है। और लेकिन ये ऐसा नहीं कि अचानक, ये धीमी गति से, ध्यान दीजिएगा, ये धीमी गति से होने वाला, अचानक नहीं।
डीवैल्यूएशन हम लोग देखते हैं। तो इसका जो मतलब है आधिकारिक रूप से गिरावट या कमी, आधिकारिक रूप से अपनी मुद्रा का गिरावट रिडक्शन कर रहे हैं। उसमें क्या हो जाएगा, वस्तुओं, गुड्स, सर्विसेज और जितने भी मौद्रिक इकाइयों से संबंधित यानी मॉनेटरी से पैसे से संबंधित जितने भी चीजें हैं उसमें मुद्रा का विनिमय किया जा सकता है। एक उदाहरण देंगे तो आपको अवमूल्यन समझ में आ जाएगा। कोई कंट्री अपने देश के पैसे का, करेंसी का अवमूल्यन क्यों करेगा, या सबसे पहले बताइए अवमूल्यन है क्या? कोई बताना चाहेंगे अवमूल्यन है क्या? सर रुपये के वैल्यू को घटा दिया जाता है। हाँ, पैसे के वैल्यू, इसका क्या फायदा क्या होगा? सर से एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज होते हैं क्योंकि अब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा चीपर अमाउंट में मिलने लगते हैं। तो ऑब्वियसली जब चीपर अमाउंट में मिलने लगेंगे तो जितने भी फॉरेन कंट्री है वो हमारे गुड्स को ज्यादा डिमांड करेंगे और इस वजह से हम लोग का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। तो जैसे एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारे कंट्री में कैश इनफ्लो होंगे जो हम लोग के कंट्री के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होगा। हाँ, तो अवमूल्यन के हम लोग प्रभाव की बात करें, इम्पैक्ट की बात करें तो क्या होगा, प्रति डॉलर निर्यात में प्राप्त होने वाली रुपया हमारी बढ़ जाती है। यानी कि अगर एक उदाहरण लें, मान लेते हैं पहले $1 में हमको 68 रुपया मिलता था और हम रुपये का अवमूल्यन कर देंगे तो अभी हमको अवमूल्यन के बाद क्या हो जाएगा, ₹1 हमको बढ़ जाएगा ये 75। ठीक, $1 का वैल्यू हमको, यानी अपने पैसे को हमने मुद्रा क्या किया, गिरावट किया। पहले देखिए 68 रुपये में हम $1 खरीद पा रहे थे, अब हमको 75 रुपया उसके लिए पे करना पड़ रहा है $1 के लिए। तो इससे देखिए सबसे बड़ा फायदा होता है एक्सपोर्ट को। अवमूल्यन अगर हम करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिसने बोला, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ वेनी ने बोला कि ये एक्सपोर्ट इससे बढ़ जाता है और जितना भी घरेलू बाजार है, ध्यान दीजिएगा, घरेलू बाजार के लिए उपलब्ध वस्तुओं को विदेशी बाजार में बेचने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ठीक, हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाते हैं। ठीक, एक्सपोर्ट एकदम बढ़ने लगता है और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो व्यापार घाटा जो है कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो व्यापार घाटा कम हो जाता है, चालू घाटा भी कम हो जाता है और पूंजी खाते से आने वाले विदेशी मुद्रा अधिशेष का बड़ा हिस्सा विदेशी विनिमय कोष में जुड़ने लगता है, यानी फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा इससे बढ़ता है। ठीक, साथ साथ सर्विसेज भी, इससे सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है और सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मेरा जो अदृश्य वाला था, इनविजिबल खाता था, उसमें भी तो बढ़ोतरी दिखाई देने लगेगी। ठीक है, अवमूल्यन का क्या होता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा इससे महंगी हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, अवमूल्यन से विदेशी मुद्रा महंगी हो जाती है तो आयातित वस्तुओं और सेवाओं की का जो लागत बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। किसी चीज को अब इंपोर्ट करना अब आसान नहीं रह जाएगा, ज्यादा पैसा हमको पे करना पड़ेगा। जो चीज हम $1 का था, अमेरिकी डॉलर $1.68 में खरीदते थे, उसी को खरीदने के लिए हमको 75 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो विदेशी मुद्रा महंगी हो जाती है। तो आयातक इंपोर्ट इससे प्रभावित होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आयात कम होने लगता है तो व्यापार और चालू घाटे में भी कमी होने लगती है और विदेशी विनिमय कोष में और अधिक वृद्धि होने लगती है अंततः। ठीक, इसका पूंजी खाते पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा के रूप में लिए गए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग ECB, चलिए नया पेज ले लेते हैं हम लोग। तो एक मेरा था ECB,
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा रुपए का मूल्य से? तो अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा के रूप में लिए गए ईसीबी का रुपया मूल्य बढ़ जाता है। इससे देशी कंपनियां और अधिक मात्रा में ईसीबी लाने के लिए प्रेरित हो जाती हैं। तो यानी कि जितनी भी इंडियन भारत के संदर्भ में बात करें तो जितनी भी भारतीय कंपनियां होंगी वो ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेंगी, और ईसीबी अगर बढ़ने लगेगा तो पूंजी में मेरा सरप्लस हो जाएगा, पूंजी अधिशेष बढ़ जाएगा, और जिससे विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज कोर्स में फॉरेक्स रिजर्व में भी वृद्धि होने लगती है। ठीक है, और इसके बाद नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ठीक, तो अवमूल्यन के कारण जो मेरा नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट है उसमें मिलने वाला जिसमें ब्याज जो मिलता है वो ब्याज भी बढ़ जाएगा। तो इससे जो नॉन रेसिडेंट है इसका इनकम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा, ब्याज उसको ज्यादा मिलने लगेगा, और जिससे इससे प्रेरित होकर अनिवासी समुदाय और अधिक बचत राशि भारतीय बैंकों में जमा करने लगेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एफडीआई पर अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एफडीआई अवमूल्यन के कारण एफडीआई के रूप में आने वाली विदेशी मुद्रा का मूल्य भी बढ़ जाता है। तो एफडीआई से जो पैसा आ रहा है तो भारत में आकर उसका पहले मान लिया $1 आता था तो वो 68 रुपया उसको जमा होता था भारतीय खाते में। आज अगर $1 मिल रहा है तो उसका 75 रुपया जमा हो रहा है, तो बढ़ गया वैल्यू उसका, जिससे अधिक मात्रा में तो एफडीआई भी आकर्षित होता है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि अवमूल्यन के क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियां है। तभी हम लोग सिर्फ लाभ का बात कर रहे हैं, सकारात्मक पहलू क्या क्या है। और एफडीआई अगर आएगा तो ध्यान दीजिएगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, और निवेश का जो स्तर है वो भी बढ़ने लगेगा, और आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज होने लगती है। अब है एफपीआई पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इससे भी क्या हो जाएगा, एफपीआई भी बढ़ने लगेगा, और एफपीआई बढ़ेगा तो फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ने लगेगा। सरकारी बॉन्ड जितने भी होंगे इनकी बिक्री बढ़ जाएगी, सरकार के लिए कर्ज लेना आसान हो जाएगा, कोई भी कर्ज देगा ना, ज्यादा उसको पैसा दीजिएगा रिटर्न कीजिएगा तो, और सरकार को अगर ऋण लेना आसान हो जाएगा तो भारत कल्याणकारी राज्य है, तो कल्याणकारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनमें खर्च कर पाएगी पैसा। ये सब तो सभी थे सकारात्मक प्रभाव किसके, अवमूल्यन के। ना क्लियर है? बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं किए हैं आज की क्लास को, नहीं तो जी सर क्लियर है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि रुपया को इसका मतलब घटा दें तो इसके इससे इतना लाभ हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो पहला बात है निर्यात तो मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आयात कम हो रहा है, हम उतनी चीजों को नहीं खरीद पाएंगे। तो आयात कम होने से घरेलू बाजार में वस्तु और सेवाओं का क्या हो जाएगा, उपलब्धता कम हो जाएगा। सब चीज तो निर्यात में चला जाएगा, आयात कम हो रहा है तो वस्तु और सेवा का क्या हो जाएगा, उपलब्धता कम हो जाएगा। और किसी चीज की अगर उपलब्धता कम हो जाएगी तो चीजें क्या हो जाएंगी, अगर सप्लाई उसका कम हो जाएगा, ध्यान दीजिए, घरेलू बाजार में उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दाम बढ़ेगा कि घटेगा, तो दाम बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई आ जाएगी भाई। ठीक, आर्थिक विषमता बढ़ जाएगी,
क्योंकि एक्सपोर्टर तो पूरे खुश हो जाएंगे, लेकिन जो गैर निर्यातक समुदाय है, जो नॉन एक्सपोर्टर है, उन लोगों का क्या, उन लोगों का भी तो, उनको तो चीजें महंगी मिलने लगेंगी। तो आय समुदाय हमारा दो भागों में अलग अलग बढ़ जाएगा, एक बहुत कम हो जाएगा, एक बहुत अधिक हो जाएगा। तो ये बैलेंस दोनों के बीच में नहीं बनेगा। गैप जो हो जाएगा, बहुत अधिक पैसे वाले और बहुत कम, जो अमीर और गरीबी का जो ये है वो बढ़ जाएगा, आर्थिक विषमता बढ़ेगी।